हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए बिहार स्टेट का जो कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, आप लोगों ने बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा। प्रिपरेशन आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पेपर आसान भी होता है, और साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई हैं, कहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। काफ़ी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोग के लिए हेल्प भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस तरह के वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट चैनल पर इसकी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। और भी वीडियोज हैं जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज अपॉइंटेड बाई। एक कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है। प्रोमोटर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शेयर होल्डर्स, नन ऑफ दीज। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूजिंग वाला है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन गलती हो जाती है। अब गलती कहाँ पे होती है इसमें? आप लोग गलत कर जाते हैं कि यहाँ पर पूछा है, सिर्फ संचालक नहीं कहा है, फर्स्ट डायरेक्टर की बात कही गई है। प्रथम संचालक यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन था। अब यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि डायरेक्टर की नियुक्ति या अपॉइंट जो होता है वो तो शेयर होल्डर्स करते हैं। नॉर्मली संचालकों की जो नियुक्ति होती है वो शेयर होल्डर्स करते हैं, साधारण सभा में जो नॉर्मल मीटिंग्स होती है उसमें। लेकिन जो प्रथम संचालक होते हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है, तो प्रथम संचालकों की नियुक्ति कब होती है? तो आपको याद होगा कि जब पार्षद सीमा नियम, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए जिसे कहा जाता है, वो बनाया जा रहा होता है, उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, तब वहां संचालकों की नियुक्ति की जाती है। तो उस टाइम तो कंपनी बन रही होती है, तो वहां पर जो प्रमोटर्स होते हैं, जो प्रवर्तक होते हैं, वो नियुक्त करते हैं प्रथम संचालकों को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिर्फ प्रथम संचालक अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर प्रमोटर्स होगा। अगर सिर्फ संचालक की बात की जाएगी तो आपका आंसर क्या होगा? अंशधारी जो होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो नियुक्त करते हैं डायरेक्टर्स को। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी शुड बी। सरकारी कंपनी में सरकार की न्यूनतम अंशधारिता होती है 50% प्लस 1 शेयर, 51%, 66, 2/3%, 75%। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे, ए और बी ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा? जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कोई कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगी, या कितना उसमें शेयर होल्डर्स का अपना पार्ट होगा, तब वो कहलाएगी कि गवर्नमेंट कंपनी है। वो हो जाएगा आपका 51%। तो क्या आपको ये नहीं पता ना कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो वहाँ पर सिर्फ एक शेयर ज्यादा हो जाने से वो 51% नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जब 51% शेयर होंगे तब उसे कहा जाएगा कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये वाला पॉइंट दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अडोमेंट पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन। एक प्रसुप्त साझेदार भाग लेता है। मैनेजमेंट, प्रॉफिट, लायबिलिटी, ड्यूटी। तो साझेदार जो होता है, जो आपका पार्टनरशिप होती है, उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रसुप्त साझेदार भी कह सकते हैं, इसको निष्क्रिय साझेदार भी कहा जाता है। जो निष्क्रिय साझेदार या प्रसुप्त साझेदार होता है वो डायरेक्टली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उसका हिस्सा लाभ में, प्रॉफिट में होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है किस चीज में भाग लेता है, वो प्रॉफिट में भाग लेता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज। साझेदारी फर्म में साझेदार का दायित्व होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो पार्टनरशिप होती है, जो आपके बिजनेस होते हैं उसके बहुत से फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें से एक पार्टनरशिप भी होती है। तो जो पार्टनरशिप होगा उसमें जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व किस तरह का होता है? सेवरल होता है, ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट और सेवरल होता है, या फिर ज्वाइंट एंड सेवरल होता है? तो आपको ये तो पता है कि वैसे तो अब सीमित दायित्व वाली साझेदारी भी है, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन जनरली जो माना जाता है, जब तक ना कहा जाए स्पेशली सीमित साझेदारी, तो आप उसको नॉर्मल साझेदारी ही मानते हैं। तो वहां पर क्या रहता है कि असीमित होता है, उनका जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कह रहा है कि पृथक होता है, संयुक्त रूप से होता है, संयुक्त तथा पृथक भी होता है, या फिर संयुक्त एवं पृथक होता है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो साझेदार होते हैं उनका संयुक्त और पृथक दोनों ही तरह का उत्तरदायित्व हो सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज। चालू परिसंपत्ति तथा चालू दायित्व की स्थिति निम्न प्रकार है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो भी कोई भी डेट दे सकता है एग्जाम में आपके। तो एक साइड आपको बता दिया है कि क्या थी,
31 दिसंबर 94 में, और दूसरी दे रखी है कि 31 दिसंबर 95 में क्या स्थिति थी, इसका आपको दे रखा है। ये डेट आपकी यहाँ पर रहेगी। डेटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अमाउंट बता दिया है। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखने के बाद वर्ष में 5 लाख रुपए का लाभ हुआ। उसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि डिप्रिसिएशन कितना हुआ है प्लांट पर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुए हैं और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। सामान्य संचिति में हस्तांतरण है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 6,000 का दे रखा है। आपको क्या निकालना है, परिचालन से प्राप्त रकम निकालनी है। आपको ये देखना है कि जो फंड फॉर ऑपरेशन है कितना निकल के आएगा। आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा, तो उसमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एक हम बनाते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर वही आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको उसी से क्या बनाना है, अपना फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। आइए देखें इसे कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या होता है, जस्ट P&L हमें बनाना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ना ही देखना होता है कि किस तरह से अपना अकाउंट बनाया, मेन आपको आंसर निकालना होता है। तो इसमें जो भी चीज़ें डेबिट साइड होती हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट दे रखा है, 5 लाख का। 5 लाख हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हम ऐड कर लेंगे। तो क्या क्या एक्सपेंसेस आपके दे रखे थे क्वेश्चन में, हम देखेंगे तो डिप्रिसिएशन दे रखा है। डिप्रिसिएशन कितने का दिया हुआ है, 20,000 का। 20,000 नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ हुए हैं उसको नोट कर लीजिए, कितने के दे रखे हैं। जो रिटर्न ऑफ होंगे उनको ही लिखना है आपको। कितने के दे रखे हैं, 10,000 के। उसके बाद आपकी ट्रांसफर जो जनरल रिजर्व में किया गया है उसको हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर ट्रांसफर जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट हुआ है, 14,000 का। तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 44,000। ये ऐड हो जाएगा हमारे नेट प्रॉफिट में। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 5,44,000, 5,44,000। अब इसमें से हम लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट हुआ था सेल होने पर, जो लैंड को सेल किया गया था उससे जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितने का अमाउंट है, 6,000 का। और लेस करने पर फिर जो अमाउंट हमारा निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा फंड फॉर्म कैश फॉर्म ऑपरेशन, या फिर कह सकते हैं फंड फॉर्म ऑपरेशन। कितने का लेस करके आएगा हमारा अमाउंट, 5,38,000। ये हो जाएगा हमारा जो कैश फॉर्म ऑपरेशन या फिर फंड फॉर्म ऑपरेशन जो निकल के आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है आपको, बस आपको याद करना है कि इसे हम कैसे निकालते थे। उसी तरह से आप फॉर्मूले में उसी चीज में रख करके आप इसको निकाल सकते हैं। अगर इसका हम अकाउंट बनाएंगे तो ये सारी चीज आपकी डेबिट साइड में आ जाएंगी और प्रॉफिट ऑन सेल जो है इधर आ जाएगा। बैलेंस निकल के आपका 5,38,000 आ जाएगा कैश फॉर्म या फिर फंड फॉर्म ऑपरेशन की। तो आप देखते आइए कि कौन से आपके ऑप्शन में दे रखा है। जो भी पॉइंट दे रखा है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, 5,38,000 का। तो आपने देखा बहुत सिंपल सा था, इजी सा था, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है और कौन सी चीज़ आपकी लेस करी जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिक्विड एसेट आर इक्वल टू, जो 10 संपत्तियां होती हैं बराबर होंगी वैल्यू ऑफ ऑल करेंट एसेट, चारों संपत्तियों के मूल्य के, सम ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस, करेंट एसेट लेस इन्वेंट्रीज, करेंट एसेट लेस इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो लिक्विड एसेट होती है किसके बराबर होती है। तो आपको पता होगा कि जो करेंट एसेट होती हैं जब उसमें से हम स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर वो किसके बराबर होंगे, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी दे रखा है डी पॉइंट, जिसमें कि करेंट एसेट लेस इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, या स्टॉक भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, तो इन्वेंट्री स्टॉक सेम ही रहेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जब हम करेंट एसेट में से जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारी निकल करके लिक्विड एसेट आ जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फर्म इज नोन एज। किसी फर्म के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों का
उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन से तुलना को कहा जाता है। ट्रेंड एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इंट्रा फर्म कंपैरिजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही कोई संस्था है, कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चालू वर्ष के जो वित्तीय विवरण बनाए गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं, उनके हम प्रीवियस ईयर के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो उस तरह का कंपैरिजन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या वो कहा जाता है? तो तीनों ही नामों से माना जाता है। इसमें आपका ट्रेंड एनालिसिस भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी होता है, तो तीनों ही हो जाएंगे। यानी कि ये देखना कि पिछले वर्ष से या प्रीवियस ईयर से अभी के जो हमारा ईयर चल रहा है, क्या सिचुएशन है, फंड कितना बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ पर हमको कंट्रोल करना है, कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हुआ है काम की नहीं हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। तो इन तीनों ही बेस पे किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट रेशियो इज, चालू अनुपात है, बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, कंबाइंड रेशियो, इनकम रेशियो। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चालू अनुपात होता है वो किस तरह का अनुपात है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो जो चालू अनुपात होता है कैसे निकलता है, तो करंट एसेट होती है और करंट लायबिलिटी होती है, उससे निकालते हैं करंट रेशियो को। तो किस तरह का अनुपात हो जाएगा? आपने देखा होगा कि हमें इसको निकालने के लिए करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी, जो कि हमें कहाँ मिलती है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हम जो बैलेंस शीट होती है उसमें मिलती है हमको, ना तो प्रॉफिट लॉस में मिलेगी, ना ही कंबाइंड में, ना ही आपकी इनकम रेशियो में। जो बैलेंस शीट होती है वहां पर हमको दोनों ही चीजें मिलती है। तो कौन सा अनुपात हो जाएगा? वो बैलेंस शीट रेशियो। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी हमें जानकारी चाहिए किसी चीज़ को निकालने के लिए, वो जानकारी या वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिल रही, किस चीज़ में मिल रही है, तो वो आपका वही उसी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। आपको ये बताना है, एक साइड समझ लीजिए आपके रेशियोज दे रखे हैं, दूसरी साइड आपको बताना है कि वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रेशियोज आपके बहुत तरह के होते हैं और उन टाइप्स के अंदर भी बहुत तरह के रेशियो आपको मिल जाएंगे, तो वही आपको बताना है। अब करंट रेशियो है और डेब्ट इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें कि जो करंट रेशियो होता है वो किस तरह का अनुपात है। जो करंट रेशियो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी रेशियो होता है, तरलता अनुपात होता है। तो ये आपका ए जो है वो सेकेंड नंबर से मैच करेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होता है वो किस तरह का अनुपात होगा? ये दीर्घकालीन शोधन क्षमता यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, तो किस में आएगा? आपका थर्ड नंबर में इसके साथ मैच करेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर इसका आवर्त किस तरह का होता है? ये आपके एक्टिविटी रेशियो होते हैं, क्रियाशील अनुपात होते हैं, तो ये किसके साथ मैच करेगा? 4 नंबर के साथ। और उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है, संचालन अनुपात, ये किससे मैच करेगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से मैच करेगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग जो कोड दे रखे हैं कौन सा कोड इसमें सही होगा। तो यहाँ पर जो आपके कोड दे रखे हैं इसमें जो आपका सी नंबर का कोड है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सारे जो भी हमने अभी मैच किए थे उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें ज़रूरी नहीं होता कभी कभी कि आपको सारे आते ही हों, एक भी अगर आपको आ रहा है तो भी निकल सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो एक अगर आपको पता है, यानी कि चालू अनुपात किस तरह का अनुपात है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो बाकी भी आपके सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें कभी कभी इजी होता है, कभी कभी एक जैसे यहाँ पर दे देता तो कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अगर आपको एक भी पता है तो यहाँ आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, गत वर्ष से अभिप्राय होता है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। तो क्वेश्चन कह रहा है जो गत वर्ष होता है, तो आपने इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो जो प्रीवियस ईयर होता है, जो भी इनकम आपने अर्न करी होती है जिस ईयर में, उसके बाद वाले उसके जो आगे जो ईयर आता है उसमें उसको आप टैक्स देते हैं उस इनकम पर। तो जिस ईयर में आप टैक्स पे कर रहे होते हैं वो असेसमेंट ईयर होता है, और जिस ईयर की इनकम पर कर रहे होते हैं वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो वो किस तरह का होता है? जो फाइनेंशियल ईयर होगा उससे जस्ट बिफोर का जो होता है वो आपका ईयर क्या कहलाता है? गत वर्ष कहलाता है। कर्णधार वर्ष के ठीक पूर्व की वित्तीय वर्ष जो होगा वो क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड बाय एन एसएससी अदर देन द कंपनी। कंपनी के अलावा करदाता द्वारा अग्रिम कर भुगतान के प्रथम किस्त की देय तिथि है 15 अप्रैल, 15 दिसंबर, 15 जून, 15 सितंबर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कंपनी की बात नहीं कर रही जा रही है, कंपनी को छोड़कर जो करदाता होते हैं वो जो एडवांस टैक्स पे करते हैं उसकी क्या डेट होती है कि किस तिथि को उनको अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर देना चाहिए, उसकी डेट आपसे पूछिए तो कौन सी हो जाएगी। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके अकॉर्डिंग जो डेट होती है इसकी वो हो जाएगी 15 जून। 15 जून जो होती है उस डेट तक आपको किस्त जमा कर देनी है जो एडवांस टैक्स होता है उसकी। और अंतिम किस्त उसकी जो होती है प्रथम किस्त 15 जून होती है, अंतिम किस्त जो होती है इसकी 15 मार्च होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रथम और अंतिम ज्यादातर पूछा जाता है, तो प्रथम 15 जून है, अंतिम हो जाएगी 15 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16 में यहाँ पर कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है। A deduction under Section 80 QQB for authors of books of literacy, artistic or scientific nature is allowed up to। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सेक्शन 80 QQB होती है इस सेक्शन में जो भी कटौती की जाती है तो वो कटौती किस तरह की होती है, इस पर एक अलग से पूरी वीडियो मैंने अपलोड करी थी जहाँ पर कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, किस तरह की कटौती दी जाती है, वो सारी दे रखी हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वीडियो का, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको जितने भी 80C से 80U तक की डिडक्शन है आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो 80 QQB होती है वो रॉयल्टी से रिलेटेड होती है, तो वहाँ पर कितनी कटौती दी जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी 3 लाख तक की। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत इस साझेदारी फर्म के साझेदार का मूल्यांकन किया जा सकता है। एन इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कौन सी जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्योंकि जो व्यक्ति होता है या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो टैक्स पे कर रहा है उसको कई श्रेणियों में बांटा गया है, तो उसमें जो एक साझेदारी फर्म होती है उसको हम कहाँ पर रखते हैं, किस तरह से माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा और इजी सा आंसर है आपका, साझेदारी के साथ फर्म शब्द जुड़ा हुआ है खुद ही, तो यहाँ पर उन्होंने अपने क्वेश्चन में ही आंसर भी दे रखा है कि जो फर्म होती है के रूप में ही साझेदारी जो पार्टनरशिप होती है उसको देखा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट इज इन्फोर्स्ड इन इंडिया। भारत में आय का अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हुआ। अब दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक हो जाता है कि कब बना, तो 1961 में बना, और एक क्वेश्चन आ जाता है कि कब से लागू हुआ या कब से प्रभावी हुआ। तो जब से आपका इन्फोर्स्ड हुआ या प्रभावी हुआ है तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से भारत में इनकम टैक्स एक्ट जो था वो प्रभावी हुआ था या फिर लागू हुआ था, और ये बनकर तैयार जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रभावी हुआ यानी कि इन्फोर्स हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी ऑडिटर इज फॉर। कंपनी के अंकेक्षक का दीवानी दायित्व होता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो कंपनी अंकेक्षक होता है तो उसके कुछ दायित्व होते हैं, तो उसको दो तरह से बांटा जाता है दायित्वों को। तो यहाँ पर जो दायित्व पूछ रहा है कि दीवानी दायित्व की बात हो रही है, तो विलफुली मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, नेग्लेंस, मिस स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस, ऑल ऑफ द अबव। कि जो कंपनी का अंकेक्षक होगा वो कहाँ पर इन चारों में से किस सिचुएशन में, 4 या 3 सिचुएशन दे रखी है, डी में तो आपका ऑल ऑफ द अबव ही है, तो इन तीनों सिचुएशन में से कहाँ पर उसका दीवानी दायित्व जो होगा वो एक आपराधिक होता है, एक दीवानी होता है। तो दीवानी दायित्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका लापरवाही जो कर रहा है, जो भी कार्य उसे दिया गया है उसको आप सही से अच्छे से चेक करनी है, अगर वहां पर लापरवाही वो कर रहा है उस कार्य को करने में, तो वहां पर उसका दीवानी दायित्व होगा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर ऑप्शन डी दे रखा होता है में ऑल ऑफ द अबव होता है तो उसी को लगा देते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमेशा आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जो ऑल ऑफ द अबव का पॉइंट है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि बाकी दायित्व जो है वो आपकी गलत विवरण देना या फिर विवरण में गलत विवरण देना, तो ये अलग हो जाएगा। अगर वो लापरवाही कर रहा है तो वो दीवानी दायित्व है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटरी ऑडिटर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू। एक निजी कंपनी है, निजी सीमित कंपनी है, तो वहां पर वैधानिक अंकेक्षक का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य बाध्य है। The financial institution, the government through the registrar of companies, the management director of the company, the shareholders of the company in the annual general meeting। कि कोई निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें जो वैधानिक अंकेक्षक होगा वो अपनी रिपोर्ट जो होगा वो किसको प्रस्तुत करता है या किसके पास सबमिट करता है। तो यहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट किसके पास सबमिट करेगा, जो ऑडिटर होता है
वो अपनी रिपोर्ट जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो एनुअल मीटिंग होती है वहाँ पर सबमिट करता है, दिखाता है कि क्या कंपनी की स्थिति है शेयर होल्डर्स के सामने। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल ओनर होते हैं, एक्चुअल स्वामी होते हैं कंपनी के, वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन डैश डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट खाते की पुस्तकों के बंद होने के डैश दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बात हो रही है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की हो रही है। तो कितने दिन के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए? 60, 90, 120 या फिर 180? तो कितने दिन हो जाएंगे? हो जाते हैं आपके 180 डेज, यानी कि विद इन 6 मंथ कह सकते हैं आप, 6 महीने के अंदर या फिर 180 डेज के अंदर जो है वो प्रस्तुत की जानी चाहिए। जो लागत लेखे रखे गए हैं, पुस्तकें रखी गई हैं, उनके बंद होने के 180 डेज के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचिंग इज कंसर्न विद, प्रमाणन का संबंध है वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रमाणन होता है उसका संबंध किससे है? प्रमाणन क्या होता है? आपने ऑडिटिंग में पढ़ा होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उनकी कुछ ऐसे तो नहीं किए जाते ना, कुछ रिसिप्ट होती हैं, कुछ बिल्स होते हैं, बीजक होते हैं, उनके बेसिस पे किए जाते हैं। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम जो भी रिसिप्ट रखे गए हैं, बीजक रखे गए हैं, उनसे जब हम जो लेन देन किए हैं, उनकी एंट्री करी है, उसका मिलान करते हैं, उसको मैच करते हैं, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है वाउचिंग या फिर प्रमाणन। तो यहाँ पर वाउचिंग का संबंध किससे होता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर तीनों ही आपके पॉइंट करेक्ट होंगे। जो वाचिंग होती है उसका संबंध ये भी देखना होता है कि अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी जो भी अपने ट्रांजेक्शन्स हैं वो सही है या नहीं, प्रमाणित करना। साक्ष्यों की वैधता, जो वाउचर्स अवेलेबल है उनको भी, डॉक्यूमेंट्स को भी देखना कि हाँ करेक्ट है, एविडेंस है उनके अवेलेबल, और साथ ही जो पोस्टिंग करी गई है सही जगह पे की गई है, सही खाते में की गई, सही अकाउंट्स में की गई, इसको भी देखना। ये तीनों ही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आगे लेकर आती रहूँगी आपके लिए प्रैक्टिस की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। थैंक यू।